नमस्ते, मैं मनराज। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मुग़ल हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में आप बस सुनो, इस पे मैं कुछ लिखने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको सुनने से ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप समझोगे। ठीक है, तो मुग़ल हिस्ट्री कहाँ से शुरू है, ठीक है, बताते हैं इसके बारे में। सबसे लास्ट जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, वो था लोदी। लोदी बहुत क्रूर थे, तो इन्होंने अपना दबदबा स्थापित करने के लिए जो छोटे छोटे प्रांतों में अपने साम्राज्य को बांट रखा था, वहाँ के गवर्नर को भी आपस में परस्पर धमकाते रहते थे। एक गवर्नर था बंगाल का, वो क्या किया, लोदी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। लोदी उसे बुलाता है और कहता ये है कि जिस तरीक़ा से मैंने बहुत से शासकों को जो जो मेरे विरुद्ध हुए उनको दीवार में चुनवा दिया, वैसे तुम्हारा अगला नंबर ना हो। इससे डर के वो बंगाल का गवर्नर राणा सांगा के पास आता है। चूँकि राणा सांगा को भी डर था कि कहीं लोदी का अगला निशाना वो ना हो। उसने बाबर के बारे में सुन रखा था राणा सांगा ने। राणा सांगा बाबर को इनवाइट करता है, बाबर भारत आता है। बाबर ये नहीं चाहता था कि वो भारत पे रूल करे, लेकिन जैसे ही वह हराता है लोदी को, अब उसकी नीयत बदल रखी थी। अब उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अब अगला सल्तनत स्थापित करे हिंदुस्तान में। इसलिए बाबर ने जो राणा सांगा जिसके कहने पे वो भारत आया था, राणा सांगा को भी युद्ध में हराता है। बाबर ने क्रमशः खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये सब युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध, ये सब युद्ध लड़ा था। और उसके बाद जब बाबर आता है, बाबर अपने आप को हिंदुस्तान का शासक घोषित करता है, तो वो उसका महत्वाकांक्षा वहीं तक सीमित नहीं रहता है। वो अपनी युद्ध कला को इतना आगे बढ़ाता है कि वो सारे देश, पूरे आर्यवर्त को, पूरे भारतवर्ष को जीतने में लग जाता है। हालांकि उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं खुदवाया था। बाबर के पास एक महत्वपूर्ण चुनौती थी कि उसके जो पुत्र आपस में परस्पर लड़ते रहते थे साम्राज्य को लेकर, तो उसने अपने पुत्र हुमायूं को आगे रखा। हुमायूं एक ऐसा राजा था जो बाबर चाहता था कि हुमायूं एक दिन देश का, मतलब एक दिन हिंदुस्तान का राजा बने। बाबर हुमायूं को ये भी समझाता था कि ये शेरशाह सूरी से बच के रहे। शेरशाह सूरी जो कि बाबर के सेनापति था, बाबर का सेनापति था, और 15 महीनों तक बाबर का साथ दिया। और बाबर का साथ यहाँ तक दिया कि उसने लोदी को भी हरवाया। शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ यहाँ तक दिया कि उसने राणा सांगा को भी हराया। लेकिन बाबर के पास सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, ये भी थी शेरशाह सूरी को लेकर। हालांकि शेरशाह सूरी स्वेच्छा से मुगलों की नौकरी छोड़ता है, और उसकी महत्वाकांक्षा ये रहती है कि वो मुगल को हटा के अपना राज्य विकसित करे। और वो मौके की तलाश में रहता है कि बाबर कब मरेगा और कब वो मुगल वंश को हटा के अपना सत्ता स्थापित करेगा। ये दिन भी आ जाता है। बाबर जब डेट करता है तो उसके पुत्र हुमायूं 1539 और 1540 में शेरशाह से युद्ध करता है, जिसको बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा भी बोलते हैं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1539 और 1540 में लड़े गए थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं हारता है और भाग के चला जाता है। हुमायूं के जितने भी सेना थे वो कर्मनाशा नदी में सम्मिलित हो जाते हैं। कर्मनाशा नदी का जो भूमि है वो रक्त लहू से भर जाते हैं। जब शेरशाह सूरी का देहांत होता है तब हुमायूं वापस आता है। तब तक देर हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि शेर बूढ़ा जरूर हो जाएगा लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ेगा। ये एक मुहावरा है, शेर भी बूढ़ा होता है, शिकार करना भी छोड़ता है, शेर भी दफन होता है। ठीक है, हुमायूं के बाद जो शासक था वो था अकबर। अकबर जो था वो एक पेटीकोट गवर्नमेंट के जैसे था, क्योंकि इसके निर्णय अपने पक्ष में नहीं थे। इसका पहला जो कार्यकाल था, इसके निर्णय अपने पक्ष में नहीं रहते थे, ये अपना निर्णय खुद नहीं सुनाता था। फिर क्या था, जब इसका सेकंड समय आता है, जब अकबर खुद को अग्रसर रखता है, तब इसने बहुत से साम्राज्य को झुकने पे मजबूर कर दिया था। इसने राजपूत राजाओं को हराकर वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और मानसबदारी का पद भी दिया। मानसबदारी वो पद होता था जो एक अधिकारी वर्ग का होता था, और उसको एक सैलरी के तौर पे रखा जाता था कि इसे कितना सैलरी दिया जाए, इसे कितना घोड़ा प्रदान किया जाए, घुड़सवारी के लिए दिया जाए। ठीक है, और अकबर यहीं तक नहीं रुका, उसने दक्षिण भारत तक भी अभियान किया। अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से बहुत अच्छा सरल राजा था, जो इबादत खाना, दीना इलाही, सुल्ख-ए-सुल नाम का व्यवस्था स्थापित किया था, जिसमें धर्म से लेकर भाईचारे तक की बात की जाती थी। अकबर चूँकि कोई भी शासक होगा वो अपने राज्य को विस्तार करने का उद्देश्य से ही जीवित रहता होगा। अकबर भी ऐसा था। दक्षिण में अपना जिहाद प्रारंभ किया। फिर इसने राजस्थान
के जो राजा थे, जो डर के सरेंडर कर चुके थे। लेकिन एक राजा था राजस्थान का जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो था महाराणा प्रताप, जिससे हल्दी घाटी का भी युद्ध लड़ा था। हेमू और हेमू वर्सेस महाराणा प्रताप, ठीक है, लड़ा था। और अकबर भले ही हार हुई महाराणा प्रताप की, लेकिन वो स्वाभिमान से लड़ा। अब स्वाभिमान की बात है तो इतिहास में एक अगर कोई जाति है और उसका कोई योद्धा है तो उसको हम स्वाभिमान नहीं कहेंगे। स्वाभिमान यादवों के पास भी थी, जाटों के पास भी थी, गुज्जरों के पास भी थी, लेकिन इसका इतिहास किसी ने नहीं लिखा। इसका इतिहास किसी ने नहीं लिखा क्योंकि ये अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए। आप देख लो, राव तुलाराम देख लो, देवगिरी का यादव वंश देख लो, होयसाल देख लो, सबसे ज़्यादा जो सेना में औरंगजेब की सेना में जो थे वो थे यादव, जाट, गुज्जर। ये लड़के देते थे, इनको मदद करते थे, लेकिन इन्होंने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। स्वाभिमान इनके डीएनए में, जीन में, खून में और चेहरों पे साफ तौर पे झलकता था। चाहते तो ये भी खुद को बाहुबल के तौर पे प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन इसने किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। इन तीनों समुदाय ने जो झुके, जिन्होंने दूसरे के साथ समझौता किया, इतिहास उसको बलशाली बताया, इतिहास उसको अलग ही टाइटल दे दिया। हालांकि मुग़लों ने जिसके साथ संबंध बनाए थे, एक स्थापित किए थे अपना एक नया डिप्लोमेटिक रिलेशन, उस समय एक कंसेप्ट आया था मुग़ल पूत का। हालांकि इतिहास एक ऐसा विषय वस्तु है, जब तक इसके वो नहीं मिलते, प्रमाण नहीं मिलते, तब तक ये मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन अगर इसके प्रमाण मिल जाते हैं तब ये एक ऐतिहासिक स्रोत बन जाते हैं। इस पे डिस्कशन नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर डिस्कशन करना है। अकबर के बाद जो राजा आता है वो है जहांगीर। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जहांगीर कांधार विजय को लेकर उसका सपना था कि वो कांधार जीते, लेकिन वो कांधार हार जाता है। दक्षिण भारत जीतता है, लेकिन कुछ समय के लिए जीतता है। पहला इसका कार्यकाल ठीक था जहांगीर का। हालांकि जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेश पास किए थे, जिसमें अस्पताल का निर्माण हो, चोरी डकैती लूटे, न्याय सबको मिले, ठीक है, कर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ये सब आदि अध्यादेश जहांगीर ने निकाला था। दूसरा सबसे जहांगीर ने अध्यादेश ये निकाला था कि तंबाकू के सेवन पे रोक। जो पुर्तगीज अकबर के टाइम में तंबाकू लेकर आए थे, जहांगीर ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि जहांगीर को खुद टीबी हो गई थी। जहांगीर ने इस पर बैन लगाया था। और सेकंड जो टेन्यूर था जहांगीर का, सेकंड कार्यकाल, ये थोड़ा लचीला हो गया था, क्योंकि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि एक सेर शराब और एक सेर मांस के लिए जहांगीर ने अपना साम्राज्य अपनी पत्नी के हाथों में सौंप दिया है। जहांगीर लड़खड़ा के, उसका सल्तनत लड़खड़ा जाता है। लेकिन इसका पुत्र आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। युद्ध कला के साथ साथ इसने साहित्य में भी अपना आधिपत्य जमा चुका था। युद्ध कला में इसने पुर्तगालियों को हराया था, कांधार जीता था, दक्षिण भारत जीता था शाहजहाँ ने। साहित्य की कला में इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल बनाने में 21-22 साल का समय लगा था, ठीक है, और इसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। और अकबर का जो कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी है वो शाहजहाँ ने भी अपनाया था, जो औरंगजेब को पसंद नहीं था। शाहजहाँ के बाद आ रहा है औरंगजेब, उसका भी मैं प्रशासनिक चीज़ों का ही वर्णन करूँगा। औरंगजेब एक सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था शाहजहाँ का। हालांकि औरंगजेब को गद्दी आसानी से नहीं मिला। इतिहासकार लिखते हैं उसको गद्दी मिला एज अ रोज, थ्रोन्स ऑफ द रोजेस, मतलब जो गुलाब में जैसे कांटे होते हैं, उस गद्दी पे बैठने के बराबर के जैसे औरंगजेब की गद्दी की तुलना की गई है, क्योंकि वो भी अपने भाइयों से परस्पर लड़ा, दारा सिकों से लड़ा, बहुत से लड़ा, अपने भाइयों से ही लड़ा और अपने अंत में वो गद्दी हासिल किया। औरंगजेब एक एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी मज़ेदार राजा था, काफ़ी कठोर राजा था, काफ़ी एक महत्वाकांक्षी राजा था। क्योंकि कोई भी अगर शासक बनेगा तो उसकी प्राथमिकता ये होती है कि वो अपनी सत्ता के लिए क्या करेगा, वो अपनी सत्ता को कैसे आगे रखेगा। औरंगजेब भी उसी टाइप का था। दक्षिण भारत जीतने का उसने मन बना लिया था, लेकिन वो हारा। औरंगजेब फिर मराठों से इसके परस्पर युद्ध चलते थे, सिखों से इसके परस्पर युद्ध चलते थे। मराठों से युद्ध जो परस्पर चलते थे तो इसने शिवाजी के पास, एक राजपूत लीडर के सहायता से शिवाजी के पास ऑफर भेजा कि तुम या तो सरेंडर कर दो या युद्ध कर लो। 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि भी होती है, जो राजपूत राजा जाता है और शिवाजी को कहता है सरेंडर कर दो। उस समय भी धर्मनिरपेक्षी राज हुआ करता था, क्योंकि अगर धर्म के विरुद्ध अगर लड़ाई होता तो वो उसका साथ जरूर देता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिसने स्वाभिमान से समझौता किया उसकी इतिहास लिखी गई, लेकिन जो स्वाभिमान से समझौता नहीं किया गया, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा, जो अपनी सनातन के लिए लड़ा, उसकी कोई इतिहास नहीं लिखी गई है, ठीक है। ऐसे था यादव, जाट, गुज्जर, ये सब
जिन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इसके इतिहास नहीं लिखे गए, ये अपने बाहुबल की मदद से साम्राज्य स्थापित किया और रूल भी किया। जैसे देवगिरी का यादव वंश, होयसाल का यादव वंश, राव तुलाराम 1857 के क्रांति का आप देख लो, उनके भी इतिहास आप देख लो। बहुत से सारे ऐसे हुए, बहुत से सारे ऐसे राजा हुए जिनका इतिहास नहीं लिखा, लेकिन इतिहास बदलते हुए टाइम नहीं लगेगी, कभी ना कभी बदल जाएगी। औरंगजेब के बारे में बात करता हूँ। औरंगजेब जब सनातन को लेकर काफ़ी कठोर रवैया अपना लिया था, तब वहाँ के जाटों ने, अहीरों ने, मतलब यादवों ने क्या किया था कि अकबर के कब्र के पास जाके उसके पूरी हड्डी को खखोल के जला दिया। औरंगजेब इसको देखा नहीं गया औरंगजेब से, उसने जाटों वारों हीरो को कुचलने का वो पास कर दिया था, क्या बोलते उसको, कि आदेश दे दिया था। हुआ भी ऐसा, कुचले गए, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। औरंगजेब रुका नहीं, वो सराय घाट का युद्ध लड़ने असम चला गया, अहोम किंगडम से, जिसमें लचित बोरफुकन बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। 1671-72 में सराय घाट का युद्ध होता है और मामला यहीं सॉर्ट आउट होता है। फिर था औरंगजेब का ये सब कि हाँ चलो ठीक है, औरंगजेब के सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू ही भर्ती होते थे, 33-40% उसके सेना में हिंदू थे। औरंगजेब नाच गाने पे बैन लगा दिया था, औरंगजेब शराब की सेवन पे बैन लगा दिया था। औरंगजेब कुछ रविवार और बृहस्पतिवार को इसने पशु बलि पे हत्या पे बैन लगाया था। इसने मुहर्रम के त्यौहार पे बैन लगाया था, सिर्फ सूफी और सिया के लिए, सिया समुदाय के लिए, ठीक है। तो जितना मैंने बताया आपको कि हाँ चलो ठीक है, प्रशासनिक चीज़ों से लेकर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो इन्होंने खेती लायक भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक जो पोलस भूमि जिस पे लगातार खेती होती थी, एक होता था चाचर जिस पे 3 से 5 साल के अंदर खेती होती थी, एक होता था बंजर भूमि जिस पे खेती नहीं होती थी, फिर भी वहाँ से इनकम जनरेट होते थे। ये सब इकोनॉमिक के स्रोत थे, अर्थव्यवस्था को गति देने वाले स्रोत थे। अनाज पे कर लगते थे, व्यापार पे कर लगते थे, जिनसे इनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ता था। इनमें कुछ मंत्री परिषद होते थे जिसको आलम कहते थे, शरीफ कहते थे, फिर विदर कहते थे। इन सब का अपना अपना दायित्व और रोल होता था। तो मैं बस प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आपको बताया हूँ, और उसके कुछ अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी आदि के बारे में बताया हूँ कि हाँ किसने खुद को सरेंडर किया या किसने खुद को दूसरे के आगे सरेंडर नहीं किया। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।